साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से शुरू होने वाली थी, परंतु कन्याकुमारी से हम लोगों को परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए अनुमति के लिए कई किस्म की रुकावटें आई। इस वजह से हम लोगों ने यह निर्णय किया कि 26 जनवरी से जो परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, उसको बहुत ज्यादा हम लोग डिले नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी से इसे हम लोगों ने शुरू करने का निर्णय किया, ताकि साल भर, मान लो 21 फरवरी से अगर ये शुरू हो रही है तो 21 फरवरी 23 से लेकर 21 फरवरी 24 तक 365 दिन होंगे। पिछले बार लोकसभा के चुनाव शायद मार्च के फर्स्ट वीक में घोषित हुए थे, मुझे निश्चित तारीख याद नहीं है। तो इस हिसाब से फरवरी के एंड तक 365 दिन तक हम अपनी परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला सकते हैं। पहले हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली थी, मगर ये आंध्र प्रदेश तक ही हम लोग चला पाए थे। और जब हम लोग आंध्र प्रदेश में इसका समापन किया और तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले थे, तो कोविड की वजह से जो हमारी परमिशन थी वो रद्द हो गई, और इस वजह से हम कन्याकुमारी तक उस समय पहुंच नहीं पाए। इसलिए इस समय हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकालने के बजाय कन्याकुमारी से ही कश्मीर तक निकालने का निर्णय किया, मगर दूसरी बहुत सारी डिफिकल्टीज की वजह से वो काम हो नहीं पाया। इसलिए 21 फरवरी से हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा अर्थात शासन करती जमात बनो, बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था और जिसका संबंध जो है प्रौढ़ मताधिकार से था, जो हमारे लोगों को ये बात समझ में आए, इसलिए मैंने इस बात को ईवीएम के साथ क्लब करके समझाने का प्रयास करने का सोचा है। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2, तो आप लोगों को याद होगा कि 8 अक्टूबर 2013 को मैं थोड़ा पीछे की बात थोड़ी याद दिलाकर, जो नई जानकारी आप लोगों तक अभी नहीं है, ईवीएम घोटाले से संबंधित जितनी जानकारी मैंने उस समय तक दी थी, अब ईवीएम घोटाले की जानकारी अभी और ज्यादा नई जानकारी है, और उसके बारे में इस देश का मीडिया पर्दा टाकने का, पर्दा डालने का काम कर रहा है, जो जानकारी देता नहीं है। जैसे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था
क्या निर्णय दिया था कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मगर भारत की प्रजा को ये जानकारी नहीं हुई। जानकारी होने का एक तरीका था, या भारत के संविधान के अनुसार एक तरीका है कि जो मास मीडिया है, वो मास मीडिया ने इस खबर को फ्रंट पेज पर छापकर, इसका क्या महत्व है लोकतंत्र की दृष्टि से, ये समझाना चाहिए था। एडिटोरियल लिखकर, अभिलेख लिखकर समझाना चाहिए था। ये तो बहुत दूर की बात है। मीडिया ने समझाने की तो छोड़ो, इस खबर को ही उन्होंने नहीं छापा, यानी ब्लैकआउट किया। यानी भारत की प्रजा को आखिर जानकारी मिलेगी कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। एक तो निर्णय जो है वो अंग्रेजी में है। भारत की प्रजा को उनकी मातृभाषा में जानकारी देने के बाद ही जानकारी होगी। तो ये जानकारी भारत की प्रजा से छुपाई गई। छुपाने के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी षड्यंत्र छुपकर किया जाता है। अगर वो षड्यंत्र नहीं है तो छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर छुपाने का काम किया गया तो इसका मतलब है षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। लोगों को खबर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ भी बातें करते, ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती? मैंने परिवर्तन यात्रा निकालने के पहले, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, लोग ऐसा कहते थे कि हम तो अमन मिश्रा को बड़ा सेंसिबल आदमी मानते थे। मैंने ऐसा कभी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं सुना था, मगर इस मुद्दे पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया थी कि हम तो अमन मिश्रा को बड़ा सेंसिबल आदमी मानते, बड़ा सूझवान आदमी मानते, सूझबूझ वाला आदमी मानते। मगर वो ईवीएम में घोटाला होता है कहता है। जब मैंने ये अभियान शुरू किया और उसके सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट और सारा विश्लेषण, सबूत, लॉजिक, फैक्ट लोगों को बताया, तो सारे देश भर में लोगों की राय बदली। अब कांग्रेस भी मानती है घोटाला होता है, बीजेपी भी मानती है घोटाला होता है, कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी है वो भी मानते हैं घोटाला होता है, बीजेपी के साथ जो सहयोगी संगठन है वो भी मानते हैं घोटाला होता है। और उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला? नहीं, कांग्रेस को घोटाला का फायदा होता है, हम कांग्रेस के साथ, हमको भी होगा। सोचने का तरीका देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आप लोगों को। रीजनल पार्टी के लोग भी जो कांग्रेस के साथ है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? बोलता कांग्रेस को फायदा होगा तो हमको भी होगा, बीजेपी को फायदा होगा तो उसके साथ सहयोगी जो पार्टियां है वो कहती है हमको भी फायदा होगा। तो बीजेपी भी विरोध नहीं करती है, कांग्रेस भी विरोध नहीं करती है, उनके सहयोगी संगठन भी विरोध नहीं करते क्योंकि उनको फायदा होता है, ऐसा वो मानते। तो लोगों को भी मालूम हो गया है कि ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले का हमको फायदा लेना चाहिए।
वो अमन मेहताब का चुनाव थोड़ी लड़ना है, उसको थोड़ी कुछ करना है। एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है, मंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हमको तो बनना है। तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन लोगों का तरीका, उन लोगों का सोच इस तरह का बना हुआ। इससे उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी और या तो कांग्रेस रहेगी या तो बीजेपी रहेगी। ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यानी सबूत के साथ। 2007 में मायावती को उत्तर प्रदेश में अकेले ही बहुमत मिल गया। ऐसा काशीराम जी कभी भी नहीं सोचते थे, ऐसा मुलायम सिंह जी कभी भी नहीं सोचते थे। अगर दोनों ऐसा सोचते तो दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ते। है समझ में आ रहा? दोनों मिलकर चुनाव क्यों लड़ते थे? क्योंकि दोनों ये मानते थे कि हम अकेले अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकते, मगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बहुमत हासिल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था। दोनों मिलकर जब चुनाव लड़े तो बहुमत मिला, दोनों ने सरकार बनाई। यानी हाइपोथेटिकली दोनों लीडर इस बात को मानते थे कि हम अकेले अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकते। मायावती से तो काशीराम जी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। मायावती कितनी बुद्धिमान है जानते हो? मायावती जब टीचर बनी और ज्वाइन किया, हेडमास्टर के पास गई तो हेडमास्टर ने कहा, उसको 2-4 सवाल पूछा, उसको अंदाजा आ गया कि ये कौन से क्लास को पढ़ा सकती। कहा ये पहला क्लास है, पहली के बच्चे हैं, ये इसको आप पढ़ा। तो मायावती को, उसके चाहने वाले लोगों को बुरा लगता है जब मैं, अभी इतिहास से क्या करे, इफेक्ट है। मायावती को हेडमास्टर ने दिल्ली में महानगर पालिका के स्कूल में पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया। रियलिटी बता रहा, फैक्ट बता के दिन में मेरे पास सारी, मैं बगैर फैक्ट वेरीफाई किए बगैर बात नहीं करता हूं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि काशीराम जी बहुत बुद्धिमान थे। ये समझाने के लिए बता रहा, वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। इसलिए मानते थे, इसलिए जानते थे कि हम अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। और इसलिए मायावती, काशीराम जी और मुलायम सिंह दोनों ने मिलकर चुनाव लड़के बहुमत बनाई और मुलायम सिंह को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया। है रिकॉर्डेड फैक्ट। अकेले मायावती को बहुमत कैसे मिला? काशीराम जी ऐसा नहीं सोचते थे। अरे कुछ समझ में आ रहा? ज्यादा मत सोचो, वो बहुत टेंशन हो जाएगा आप लोगों को। इसके लिए थोड़ा ये थोड़ा उसमें ऐड करना पड़ता है। अरे जो बात काशीराम जी नहीं सोचते थे, मायावती को पूर्ण बहुमत मिल गया। 206 सीटें मिली 2007 में। जैसे ही बहुमत मिला, ईवीएम के विरोध में मायावती ने एक शब्द भी बोलना बंद कर दिया। मायावती को 206 सीटें देने का काम मायावती ने नहीं किया। ईवीएम का मैनेजमेंट करने वाले जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो ये चाहते थे कि ईवीएम के विरोध में कोई लीडर जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है? मायावती हो सकती है। तो उसका मुंह बंद कैसे किया जाए? ऐसे तो ये लोग मुंह फट लोग हैं, ये मानते नहीं है। बंद कैसे किया जाए? मान लो कि कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दो, तो भोंकेगा या चाटेगा, मतलब चबाएगा, क्या करेगा? दो काम तो नहीं कर सकता ना एक साथ।
मान लो अभी कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दिया, हड्डी में कुछ भी नहीं है, कुत्ते को लगता है, तो वो चबाता है चबाता है चबाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जीभ से खून निकलता है गरम गरम, तो उसको क्या है नहीं, है नहीं, समझ रहे हो? वो हड्डी में कुछ नहीं है, उसके ही जीभ से खून निकल रहा है, चबाते चबाते वो जीभ को लग जाती वाली वो हड्डी, चबाने से टूटने से उसका लगने से वो खून निकलता है, खून निकलता है तो उसको है, हड्डी में है, तो वो जो गरम गरम खून निकलता है तो कुत्ते को लगता है हाथ और चबाता है, तो जब तक चबाता है कुत्ता भौंक नहीं सकता, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं कर सकता, भौंकेगा या चबाएगा, तो वो चबाएगा, भौंकेगा नहीं, तो 5 साल तक चबाएगा ना मायावती, भौंकेगा कैसे? बंद कर, ओके? आपको मेरी समस्या क्या है, जो मुझे समझ में आया वो आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आए तब आपको बात समझ में आया, बराबर ऐसा है, मुझे तो समझ गया, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये ऐसी बात, तो उससे क्या हुआ, मायावती का बोलना बंद हो, ठीक है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उसके चेले चपाटे ने हमको कहा, अरे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मायावती को बहुमत क्यों मिलता? क्यों मिलता? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तो बहुमत मिल सकता कि नहीं है? ईवीएम चलाने वाले देश का जो शासक वर्ग है, ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, ओबीसी के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, माइनॉरिटी के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा 84 में, और तब से ये ईवीएम लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हमारे लोगों ने नहीं लाया, तो उन्होंने लाया तो कोई वजह है। 81 में काशीराम जी ने स्लोगन दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी अब मरी नहीं थी, जिंदा थी। इंदिरा गांधी 81 में मरी थोड़ी थी, 84 में मरी नहीं, उसको मारा है इन लोगों ने, ठीक है? तो इंदिरा गांधी ने सोचा थी, बात साली बहुत भयंकर बात है, तो साधारण से साधारण आदमी की अकल में आ जाएगी, गांव में रहने वाले आदमी को समझ में आ जाएगा, हाँ यार वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, झटके में समझ में आता है। तो इंदिरा गांधी को लगा, अरे इसको रोकना पड़ेगा, तो राज्य खत्म हो जाएगा ब्राह्मणों का। तो इस वजह से 84 में ये ईवीएम मशीन लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं आप लोगों को कि इसमें कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का हाथ नहीं है ईवीएम लाने में, क्योंकि तो हम तो बहुसंख्य लोग हैं, वो अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर अपना राज और वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मगर उनकी एक समस्या है कि ये बहुसंख्य लोग और उनके नेता अगर ईवीएम के विरोध में जो पॉलिटिकल लीडर है अगर खड़े हो जाते हैं तो ईवीएम ज्यादा देर चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए उनके मुंह में हड्डी डालकर उनको चुप करना होगा या ईवीएम के समर्थन में उनको खड़ा करना होगा। बहुमत दे दिया। मैं इसका और एक सबूत दे देता हूं। जब मायावती ने पिछली बार चुनाव में क्या हुआ जानते हो? अभी मायावती के पास राउंड अबाउट 30% वोट थे। 2019 के लोकसभा में मायावती को 30% में 12% रह गए। तो मायावती को लगा ईवीएम का गड़बड़ है
है समझ में? आपको समझा रहा हूं। मायावती को उन्होंने 440 का करंट का झटका मारा, तो मायावती को लगाया ईवीएम में गड़बड़ी है। जब मायावती ने बयान दिया तो भाजपा के लोगों ने मायावती का मुंह बंद करने के लिए बयान दिया। बहन जी, आपको बहुमत मिला था 206 का 2007 में, तो हमने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हमने तो नहीं कहा था। ये बयान इस बात का सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि ये शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा है कि मायावती को एक बार बेनिफिट देने का और हमेशा के लिए बंद करने का मुंह ईवीएम के विरोध में। ये रणनीति का हिस्सा आप लोगों को समझा रहा। हो गया, कर दिया बंद मायावती का। अब मायावती अभी 2024 के चुनाव में उसके बाद 12% वोट है, हो सकता है अगले चुनाव में 4% रह जाए, बोल नहीं सकते, 4% रह जाए। और 4% अगर रह गया तो जो पूंजी काशीराम जी की थी वो खत्म हो जाएगी। मायावती की थोड़ी पूंजी थी, ये सारी पूंजी जो है वामसेव की और काशीराम जी की पूंजी थी जो मायावती खा रही है। मायावती का क्या था? तो 5 साल मायावती मुख्यमंत्री रही। हो गया। दूसरा सबूत, अब 12 का विधानसभा का समय समाप्त हो गया, चुनाव हुआ। 12 को चुनाव हुआ, अखिलेश यादव को बहुमत है। यूपी को ना, कुछ मेरे पास सारे देश की जानकारी है, मैं तारीखवार बोलता हूं। सारे चुनावी आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग के साइट पर पड़े हुए हैं। एक बार मायावती को बहुमत दे दिया, मुंह बंद कर दिया, एक बार अखिलेश यादव को बहुमत दे दिया, बंद। मुलायम सिंह यादव भी मानते थे अकेले नहीं चुनाव जीत सकते, उसका बाप सोचता था नहीं जीत सकते, बेटा जीत गया। तो इतना तो बाप से ज्यादा बुद्धिमान बेटा था, ऐसा तो वो भी नहीं मानता है। पूर्ण बहुमत मिल गया, पूर्ण बहुमत मिल गया। और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 17 को चुनाव हुआ, विधानसभा का 17 को हुआ। 17 को होने के बाद माया को भी पछाड़ा, अखिलेश को भी पछाड़ा, दोनों को मिलकर पछाड़ा, इकट्ठा आने के बाद पछाड़ा है। फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। ये जो शासक वर्ग है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये कितने होशियारी से, कितने चालाकी से हमारे नेता लोगों को पछाड़ने की रणनीति में काम करते हैं और उस पर अमल करते हैं। जब अखिलेश यादव ने भी ईवीएम की गड़बड़ी की बात की, फिर बीजेपी ने बयान दिया कि अखिलेश जी, आपको 12 में बहुमत मिला था, हमने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसका भी बात हो गया। तो बोले तो कैसे बोले? क्योंकि लोग यकीन नहीं करते। फिर लोगों का मूल बात क्या है? जो इलेक्टोरेट है, वोटर है, उसको मानना चाहिए ना। अगर वो नहीं मानता है कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी लॉस हो गई, तुमने खुद ही ईवीएम के बेनिफिट लिया, मायावती और अखिलेश यादव को प्लान बनाकर ट्रैप करके, योजना बनाकर ट्रैप करके ईवीएम मशीन के द्वारा शासक वर्ग ने ईवीएम का बेनिफिट दिया। बेनिफिट देकर ईवीएम के विरोध में बोलने की हवा निकाल दी। बोलते नहीं। हो गया 2017 को बाबा आ गया। बाबा है, मालूम है बाबा? लखनऊ वाला बाबा है, आ गया बाबा। 5 साल 17 to 22
गया मुख्यमंत्री, दोबारा आ गया। यानी एक बार मायावती, एक बार अखिलेश और 2 बार बाबा। है होशियारी। अरे लोगों को साला भेजा जो है ना गधे लोगों की तली। नहीं हो सकता, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज गधे जो कह रहे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कह रहे? हो सकता है। तो तुम गधे हो, तुम लोगों ने छानबीन किया? नहीं किया। चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकता, तुमने मान लिया नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकता, घोटाला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील गया, नहीं हो सकता। खास बात समझो और आप लोगों को, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो सकता। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है उसकी बात को सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं माना। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सारे देश के लोगों का ओपिनियन फॉर्म कर रहा था। वन वे जनता का ओपिनियन मीडिया में छपकर नहीं आता था, केवल चुनाव आयोग का ओपिनियन छपकर आता था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती।